हेलो डियर लर्नर्स, आप लोग का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं वर्ब के, जो आपके एग्ज़ाम के, अगर एग्ज़ाम के लिए देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके स्कोर को गेन करने में भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा वर्ब के ऊपर और वर्ब के ऐसे पेयर्स के ऊपर जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल से मैं बात समझाऊं। दो वर्ब हैं, एक है रेज और एक है राइज। कहने को ये कंफ्यूजिंग पेयर है, लेकिन ये एक वीडियो आपको कई चीज़ों से कोरिलेट करके तब सीखना होगा। अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं रेज की, तो रेज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है रेज्ड, एंड जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी होता है रेज्ड। ध्यान देंगे, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। रेज का फर्स्ट फॉर्म रेज होगा, सेकंड फॉर्म रेज्ड होगा और थर्ड फॉर्म रेज्ड होगा। आई होप आप जानते होंगे कि किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अगर मैं इस बात को समझाऊं तो ऐसे कह सकता हूं, जैसे एक वर्ब गो ले लूं, तो इस गो वर्ब का अगर मैं फर्स्ट फॉर्म लिखूं तो फर्स्ट फॉर्म गो एंड गोज होता है, और जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हो वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। तो ये गोज जो है सिंगुलर फॉर्म है और ये जो गो है ये प्लूरल फॉर्म है, और ये दोनों फर्स्ट फॉर्म ही हैं, और बस इनके बीच अंतर ये है कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल है। इसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और फोर्थ फॉर्म गोइंग है। सिमिलरली जैसे हम गो के फॉर्म को देख पा रहे हैं, उसी तरह से रेज का फर्स्ट फॉर्म रेज और रेजेज है, जिसमें रेजेज सिंगुलर है और रेज प्लूरल है, और ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होगा। अगर मैं राइज की बात करूं तो राइज और राइजेज ये आपके फर्स्ट फॉर्म हो गए। इसका सेकंड फॉर्म होगा रोज और थर्ड फॉर्म होगा राइजन। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको हम आगे देखते हैं। एक बार हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें, उसके पहले हम इन दोनों के फंक्शन को जान ले, जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको समझने में। देखें, सबसे पहले तो ये आप जान लें कि जो रेज वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो राइज है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो पता होंगी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिलेट कर देता हूं कि किसी भी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट की नीड हो तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उस तरह के वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ये काफ़ी आसान होता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। तो किसी भी वर्ब के लिए व्हाट या whom का जो रिप्लाई होता है वो होता है उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर मैं एग्जांपल से बात समझाऊं, मैं कह दूं ही sang a song। sang यहां आप देख पा रहे होंगे वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि ही sang, व्हाट डिड ही सिंग, तो व्हाट का रिप्लाई है अ सॉन्ग। तो अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो इसका मतलब ये sang वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी वर्ब के लिए व्हाट या whom का जो रिप्लाई होता है वो उस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अ सॉन्ग जो है इस sang वर्ब के लिए व्हाट का रिप्लाई है। इट मीन्स इट हैज बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ sang। इसी तरह से एक और आप सेंटेंस देख ले, ही टीचेज सुनील। टीचेज यहां आप देख पा रहे हैं वर्ब है। वर्ब का मतलब अगर आप कहें तो कह सकते हैं कोई भी एक्शन। हालांकि ये बात कहना पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन अभी आपको इतना काफ़ी हेल्प करेगा समझने के लिए कि वर्ब का मतलब कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी।
कोई भी एक्टिविटी वर्ब है। तो आप देख रहे हैं टीचिंग एक एक्टिविटी है, यानी ये वर्ब है। ही टीचेज, whom डज ही टीच, तो ये whom का रिप्लाई है सुनील, यानी what या whom का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ what का रिप्लाई था तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यहाँ whom का रिप्लाई है तो ये सुनील ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपने देखा कि रेज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसके बाद हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। अच्छा, इनट्रांजिटिव यानी कि ऐसे वर्ब जिनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, वो इनट्रांजिटिव होंगे। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं कह दूं ही डाइड येस्टरडे। कुछ बातें आपको अच्छे से जान समझ लेनी चाहिए, कम से कम ग्रामर के जो बेसिक फंडामेंटल है वो तो आपको अच्छे से जान ही लेने चाहिए, तभी हम एग्जाम के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अच्छे से देख समझ पाते हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो डाइड यहाँ वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट है, ही डाइड। ये जो येस्टरडे है अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हो तो ये व्हेन का रिप्लाई है। ही डाइड, व्हेन डिड ही डाई, तो व्हेन का रिप्लाई है येस्टरडे। अच्छा, हमने कहा व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और एक बात आप अच्छे से हमेशा के लिए ध्यान देंगे कि व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब के जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो येस्टरडे है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि में एडवर्ब है। तो इस डाइट के बाद हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिला, यानी ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब इस बात को समझने के बाद रेज और राइज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डील कर पाना काफ़ी हद तक आसान होगा। तो मैं आपको समझा रहा था कि रेज जो है, देखिए इसके हिंदी मीनिंग को समझ लेने से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत हेल्प नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लैंग्वेज की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थोड़ा बहुत इनकी मीनिंग को भी जान लेना चाहिए। फिलहाल जो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो रेज है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और जो राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात और जान ले आप कि अगर रेज की मीनिंग बात करें तो रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट और इंक्रीज समथिंग। टू लिफ्ट और इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो बढ़ाया तो क्या बढ़ाया, तो सिंपल सी बात है व्हाट का रिप्लाई हमें मिलेगा। और राइज जो है इसका मतलब होता है टू बी एट द एक्सटेंडेड नंबर और अमाउंट, किसी अमाउंट का या नंबर का बढ़ा होना। अच्छा, एक बात आप और समझ लें, यहाँ पे कुछ वर्ब्स होते हैं, अगर मैं एक्शन वर्ब की बात करूं तो इन एक्शन वर्ब, हमने जैसा कि आपको कहा कि किसी भी एक्टिविटी, किसी एक्शन को हम वर्ब कह लेते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है वो दो तरह की होती है, एक तो डूइंग वर्ब, डूइंग वाली एक्टिविटी, और एक होती है हैपनिंग वाली एक्टिविटी। अगर मैं डूइंग कह रहा हूँ तो डूइंग का मतलब कोई सब्जेक्ट है जो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जब वो परफॉर्म करेगा तो उसका इफेक्ट किसी के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है हमेशा, लेकिन जनरली देखा जाता है कि जो डूइंग वर्ब है उनके लिए जो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करेगा उसका इफेक्ट किसी के ऊपर ट्रांसफ़र हो भी सकता है, लेकिन कोई उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। लेकिन हैपनिंग में जो सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है, वो खुद इट्स ओन इफेक्ट को रिसीव करता है। मतलब वो खुद अपने आप होते हैं, उनको कोई करता नहीं है। अभी एक एग्जांपल मैंने लिखा था, अगर आपको याद हो तो ठीक, मैं कह दूं मनोज टीचेस इंग्लिश। टीचेस एक वर्ब है, अगर इस वर्ब को हम देखें तो इसको हमें डूइंग वर्ब मानना पड़ेगा, क्योंकि मनोज ये जो सब्जेक्ट है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है मतलब इस एक्शन की डूइंग, ये डूइंग फॉर्म हो गई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मनोज डाइड येस्टरडे, तो ये डाई जो वर्ब है इसके लिए जो मनोज सब्जेक्ट है
ये इसका डूअर नहीं है, ये इसको मतलब इसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये इट्स ओन इफेक्ट है, मतलब उसको हो रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, तो ये हैपनिंग वर्ब हो गया। डाई कुछ करता तो है नहीं, तो हैपनिंग वर्ब है। तो इस तरह के तमाम वर्ब है जो हैपनिंग होते हैं, जैसे स्लिप, अब कोई फिसल जाए तो ये डूइंग तो है ना, ये तो हैपनिंग है। रेन है, ये डूइंग तो है ना, ये हैपनिंग है। इसी तरह से डाई है। तमाम ऐसे वर्ब हैं जो हैपनिंग टाइप के होते हैं। अच्छा, बहुत सारे वर्ब हैं जो डूइंग होते हैं, जिसमें कोई सब्जेक्ट होता है जो उस एक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे इस एक्शन को ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये एक्टिविटी हो रही है, हैपन हो रही है, इसलिए इसको हैपनिंग वर्ब कहते हैं। तो अगर मैं राइज की बात करूँ तो राइज का मतलब है किसी एक्टिविटी का होना, ये हैपनिंग वर्ब है। अच्छा, रेज का मतलब किसी एक्टिविटी को करना, तो करना ये डूइंग एक्टिविटी है। तो जनरली जो डूइंग एक्टिविटी वाले होते हैं वो सब होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जितने भी हैपनिंग टाइप के होते हैं वो सब इंट्रांजिटिव होते हैं। ये हमेशा के लिए मतलब एक फैक्ट है जिसको आप बल्कि याद ही कर ले। जितने हैपनिंग वाले वर्ब है, इसके पीछे लॉजिक जो है वो बड़ा सिंपल सा है कि हैपनिंग में जो सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। जब वो परफॉर्म कर नहीं रहा है तो उसका इफेक्ट कहीं आगे जाना ही नहीं है, कहीं इफेक्ट ट्रांसफर होगा ही नहीं। जबकि डूइंग वर्ब में सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिसीव होता है, ट्रांसफर होता है उसका इफेक्ट। तो जब ट्रांसफर होगा तो जो उसकी बेनिफिशियरी होगा या जो रेसिपेंट होगा, जो उस इफेक्ट को रिसीव करेगा या जो बेनिफिट करेगा या जिसके लिए वो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, वो हो जाएगा डूइंग एक्टिविटी। हैपनिंग में वो एक्शन वो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है सब्जेक्ट, तो ट्रांसफर होने की बात ही नहीं रही। इसलिए जितने हैपनिंग वर्ब होते हैं वो सब होते हैं इंट्रांजिटिव। यही राइज के केस में भी है। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो एक दो क्वेश्चन के थ्रू मैं इन सारे बातों को आपको रिलेट कर देता हूँ, इसके बाद काफ़ी आसान होगा। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ और ये दोनों क्वेश्चन आपको मतलब इस बात को रिलेट करने के लिए काफ़ी होगा। एक सेंटेंस है, ही rose a question in the class, और एक सेंटेंस है, he raised on the table। एक बात यहां आपको और समझ लेना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ नाउन। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन एक बात आप पक्का जान लें कि सेंटेंस में नाउन का यूज हम मेनली 2 तरह से करते हैं, या तो एज ए सब्जेक्ट या फिर एज एन ऑब्जेक्ट। या तो एज ए सब्जेक्ट फिर या एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी आप जान ही रहे हैं, सब्जेक्ट जनरली वो होता है जो एक्शन का परफॉर्मर होता है। तो ये बातें बड़े आसानी से